टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और वहां से प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर, प्राचीनतम विकसित नगर थे। हाँ, दुनिया में सबसे प्राचीन विकसित नगर अगर कहीं मिलते हैं तो वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। और अगर हम प्रमुख प्रमुख विशेषताओं की कल हमने चर्चा की थी कि इस सभ्यता के लोग रक्षा प्राचीरों से युक्त नगरों में रहा करते थे, स्वच्छ सड़कों का प्रयोग किया करते थे, पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे, सीवर लाइन का प्रयोग करते थे। ठीक है, सीवर लाइन का प्रयोग करते थे। खगोल विज्ञान की इनको अच्छी जानकारी थी। जल प्रबंधन की बहुत उत्तम तकनीक से ये परिचित थे कि कैसे घर घर तक पानी की उपलब्धता हो, तो जल प्रबंधन की भी तकनीक अच्छी थी। और स्टेडियम वगैरह का भी प्रयोग करते थे ये खेल कूद के लिए जो है, तो स्टेडियम का भी प्रयोग करते थे। चिकित्सा पद्धति का इन्हें ज्ञान था। दो धातुओं को मिला करके नई धातु निर्माण करने का ज्ञान था। तो विज्ञान तकनीक की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि सौंदर्य के प्रति जागरूकता। हाँ, तो ये सौंदर्य के प्रति बहुत जागरूक थे कि मेहनत भी करो और बिल्कुल बन ठन के भी रहो। ठीक है, ये दोनों चीजें, मस्ती से जीवन जियो, खाओ पियो मस्त रहो, मेहनत भी करो मनोरंजन भी करो। ये नहीं कि पूरा कामें करते रहो कामें करते रहो। इन्होंने समय निकाला मनोरंजन के लिए भी। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस सभ्यता के उत्खनन से हमें तमाम प्रकार की सौंदर्य सामग्री के प्रमाण, उदाहरण के लिए सफेद पाउडर, काजल, लिपस्टिक, कंघा, शीशा, ठीक है, और केश विन्यास के तमाम विधियां, ये सब जानकारी मिलती है। तो कल हमने आपको हड़प्पा नगर के बसावट के बारे में बताया था कि हड़प्पा नगर कैसे बसा था, क्या क्या चीजें मिली थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको मोहनजोदड़ो नगर के बारे में बताएंगे। किस नगर के बारे में? मोहनजोदड़ो नगर के बारे में। तो चलिए, मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे मोहनजोदड़ो को, ये सिंधी भाषा का शब्द है, तो क्या बोलेंगे? मृतकों का टीला। ये तो शाब्दिक अर्थ होता है। बसावट अगर देखें कि मोहनजोदड़ो नगर कैसे बसा था, तो ये पूरा नगर आयताकार रूप में बसाया गया था। देखो, हड़प्पा के योजना पर, हड़प्पा की जो योजना है, कल मैंने बताया था आपको, देखो हड़प्पा की योजना पे ये भी बसाया गया। अब मोहनजोदड़ो में भी अगर आप देखेंगे तो पश्चिम दिशा में ये दुर्ग क्षेत्र बहुत ऊंचाई में ये बनाया जाता था। एक जैसे चबूतरा बना दिया गया, उसके ऊपर बस्तियां बसाई जाती थी, भवन बनाए जाते थे। और ये पूरब की तरफ अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र निचला नगर कहलाया। ये विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने नाम दिया है, उस समय क्या कहलाता था किसी को नहीं पता। ठीक है, तो पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, पूरब में निचला नगर। ये दुर्ग क्षेत्र का उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता था। निचले नगर में आम जनता निवास करती थी। ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया होता था। ठीक है, और ये थोड़ा सा सुरक्षित क्षेत्र होता था। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र भी हड़प्पा की तरह बहुत ऊंची रक्षा प्राचीर से घेरा गया, यानी ये ऊंची दीवार से घेरा गया था। किलेबंद क्षेत्र था। दुर्ग क्षेत्र क्या था? किलेबंद क्षेत्र था। और ये इससे बाहर का क्षेत्र था। दोनों में अलगाव भी था। ठीक है, दोनों एक दूसरे को विभाजित भी करता है। तो इस तरह से अब ये पूरा नगर
आप सोचे कि अनेक खंडों में इस तरह से बसा हुआ था, वर्गाकार या आयताकार खंडों में पूरा नगर बसा था, जैसे चेस बोर्ड दिखाई पड़ता ना, तो चेस बोर्ड जैसा ये पूरा नगर दिखाई पड़ता। पूरी ग्रिड पद्धति से नगर का निर्माण किया गया था। तो चलिए, अब हड़प्पा के दुर्ग क्षेत्र से तो कोई इमारत नहीं मिली थी, लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से, तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से अनेक पुरा अवशेष, प्राचीन अवशेष, इमारतें प्राप्त होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से क्या चीजें प्राप्त होती है। दुर्ग क्षेत्र के इलाके से कौन सी सार्वजनिक इमारतें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि दुर्ग क्षेत्र से कुषाण कालीन एक स्तूप का भी प्रमाण मिलता है। ये संधो कालीन नहीं है। इसी क्षेत्र से अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर जब टीले का उत्खनन शुरू हुआ तो बिल्कुल ऊपरी सतह से ही जब शुरुआत हुई खुदाई के, तो ऊपरी सतह से क्या मिल गया, एक बौद्ध स्मारक। स्तूप क्या होता है, बौद्ध स्मारक, बौद्धों के पूजा स्थल। ठीक है, तो इसको ये मत समझिएगा कि सैंधव काल में बौद्ध धर्म था ना। भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध हुए और बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और कुषाण काल का मतलब है कि मौर्य काल के बाद का समय, मौर्योत्तर काल। ठीक है, कुषाण काल का मतलब है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक कुषाणों का समय रहा है। तो पहली चीज तो सिंध सभ्यता के किस स्थल से, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिंध सभ्यता के किस स्थल से कुषाण कालीन स्तूप का प्रमाण मिलता है, क्योंकि इतने स्थल में और तो कहीं से नहीं मिला। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो क्षेत्र से ये प्राप्त होता है। अब आप देखिए, ये कुषाण काल का है। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी। पुरुषपुर का मतलब आज का पेशावर, पेशावर का मतलब पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। और कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पुरुषपुर और आप सोचेंगे कि तक्षशिला, तमाम जगह उसने स्तूप बनवाया। हो सकता है कि उसने इस स्थान पर भी स्तूप बनवाया हो, क्योंकि ये वही क्षेत्र है। ठीक है, तो कुषाण कालीन स्तूप का प्रमाण मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होता है, यद्यपि ये हड़प्पा कालीन कोई अवशेष नहीं है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्षेत्र से जो अन्य चीजें मिली हैं, अन्य चीजों में पहली महत्वपूर्ण चीज जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक रचना है, उसको बताते हैं, और वो है बृहत स्नानागार, ग्रेट बाथ, बृहत स्नानागार। ठीक है, ये ग्रेट बाथ कहां से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार पक्की ईंटों से निर्मित है, विशाल इमारत। एक संरचना आपको बना के दिखाता हूं। 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा। ठीक है, ये पक्की ईंटों से पूरी इमारत का क्षेत्रफल। इस इमारत के बीच में पक्की ईंटों से निर्मित एक तालाब है। ये क्या है बीच वाला, ये तालाब है। ये तालाब है, पक्की ईंटों से निर्मित है, अच्छा लंबा चौड़ा है, बीच में है। बाकी पूरा चबूतरा टाइप का चारों तरफ भवन बने हुए हैं, कुआं वगैरह है। उसी के बीच में ये क्या है, तालाब है। 37 लगभग मेरे 40 फीट के लंबा होगा ये तालाब। हाँ, और 7.01 का मतलब 7 तरीके का, मान लो 24 फीट चौड़ा होगा। ठीक है, 2.43 मीटर गहरा है, यानी 2.5 मीटर का मतलब है कि 3 दूनी 6, लगभग 9 फीट आप मान के चलिए, है कि ना। क्योंकि
ये 11.89 मीटर में बता रहे हैं, लगभग 12 मीटर लंबा है, और 12 मीटर को फीट में निकालेंगे तो वो 39-40 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है। और 7.01 मीटर चौड़ा है, यानी 7 मीटर चौड़ा, तो 23-24 फीट चौड़ाई, 2.43 मीटर यानी लगभग 2.5 मीटर गहरा है। ठीक है। तो ये विशाल तालाब। अब इस तालाब में बॉटम तक पहुंचने के लिए, तालाब में अगर आप बिल्कुल तल तक पहुंचना चाहें तो उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी है। उत्तर की तरफ से भी सीढ़ी टप 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 पहुंच जाओ बॉटम तक, है कि नहीं। पानी मान लिया नीचे है तो क्या करेंगे, सीढ़ियों से चले जाइए नीचे तक। ठीक है। और ना उत्तर से जाने का मन है तो दक्षिण वाली सीढ़ी से चले जाइए। तो इस तरह से पास में कुआं भी है, कभी पानी वानी तालाब में कम हो जाए तो सारे लोग मेहनत करो, 10-10 बाल्टी कुएं से निकालो डालो। हाँ, अगर 1,000 लोग भी डाल देंगे ना तो 1 लाख बाल्टी हो जाएगी। 20 लीटर की बाल्टी तो 20 लाख लीटर पानी तालाब में पहुंच जाएगा। नहाओ धो क्या दिक्कत है। और मान लिया कभी पानी गंदा हो गया ना तो यहाँ एक नाली भी बनाई गई और पूरा बंद किया जाता था उसको, और जब चाहो ये नाली खोल दीजिए ढक्कन, और पूरा तालाब के नीचे का गंदा पानी फट 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 बह गया साफ। और थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर साफ, धुलाई उलाई तालाब की कर दो, वो साफ। अब नया पानी भी भर सकते हो उसमें, कितनी बढ़िया तकनीक से, पूरा पकी तो से। तो इस तरह से ये बृहत स्नान। और एक चीज आपको बताते हैं रहस्यमयी चीज, क्योंकि ईंटों से बना है और पानी भरा रहता है, और कहीं पानी भर के संपर्क में ईंटें कभी खराब ना हो पाए, ईंटों को जल रोधक बनाने के लिए, ईंट तक जल ना पहुंचे, हाँ, तो ईंटों को क्या बनाना पड़ता है, जल रोधक। ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, सैंधव वासियों ने पूरे तालाब में, पकी ईंटों का बना, इन्होंने बिटुमिन का लेप लगा दिया। बिटुमिन, आजकल जो सड़क में डामर होती है ना काले रंग की, हाँ, गर्मी में तो पिघलने लगती है, गर्मी में चलिए ना पिघलने लगती है। यही करीब 1.25 इंच मोटा सगा पूरे ईंट के ऊपर लगा दिया, इतना मोटा। अब पानी कहाँ पहुंचेगा, ईंट तक तो पहुंचबे ना करेगा। नहीं, तालाब बना सवा, अगर अभी 1.25 इंच मोटा मिल रहा तो लोग तो कम से कम 1.5 इंच मोटा तो बनाए रहे होंगे। 2,500 साल में कुछ थोड़ा बहुत कम हो गया होगा। इतनी बढ़िया तकनीक, ईंट बिल्कुल सुरक्षित, पानी के संपर्क में नहीं। तो ये अद्भुत चीज, बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है, हाँ, कई बार प्रश्न आया है। ग्रेट बात, मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे सुंदर रचना इसी को माना जाता है। प्रश्न अगर आ जाए तो उत्तर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मार्शल ने उत्खनन कराया है मोहनजोदड़ो का। किसने कराया, मार्शल ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे मार्शल, उन्होंने कराया। और मार्शल ने जब मोहनजोदड़ो पर पूरा उत्खनन कराया तो सारा विवरण लिखा, तो इस पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। ये उनकी पुस्तक का नाम। उसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक आश्चर्यजनक रचना है, और मेसोपोटामिया और मिस्र में इसकी तुलना में रखे जाने के लिए कोई वस्तु नहीं। मतलब ये इतनी सुंदर है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में और मिस्र सभ्यता, जो सिंध सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं, तो ये क्या लिखते हैं कि इसकी तुलना में उनके पास कुछ भी कोई भी चीज नहीं है, इतनी सुंदर है। ठीक है। तो ये किसने लिखा है, मार्शल ने। मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, ये मार्शल की पुस्तक है। अंग्रेजी में, अंग्रेज थे तो अंग्रेजी में लिखेंगे ना, है कि ना।
तो ये हमने आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताई, बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये चीज। अब तो पॉइंट सब लिखाई देंगे, हाँ, लेकिन इमेज बनाना बहुत जरूरी है, तभी तो मजा आता है आपको पढ़ने में। बिल्कुल, हाँ, ये था, याद भी बहुत जल्दी होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक विशाल अन्नागार, अन्नागार ग्रेनरी यानी अनाज भंडारण भवन, एक ऐसा भवन जहां अनाजों का भंडारण किया जाता है। जैसे आजकल फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े आप देखेंगे कि उनके माल गोदाम होते हैं, जहां अनाजों का क्या किया जाता है, तो भंडारण किया जाता है। तो उस तरह का कल्पना कीजिए, वही चीज क्या होती है, अन्नागार होता है, अनाज भंडारण भवन, उसी को क्या बोलेंगे, अन्नागार, ग्रेनरी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में 3 स्थानों से अन्नागार मिलते हैं। हड़प्पा से कल ये मैंने लिखाया था, अभी लिखाया नहीं, समझाया था। तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, फिर आगे एक लोथल से मिलेगा। लेकिन इन तीनों जगह से प्राप्त अन्नागारों में ये सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो। इतना बड़ा अन्नागार और कहीं से नहीं मिला, बिग ग्रेनरी, हाँ, विशाल अन्नागार। हड़प्पा वाले के साथ विशाल शब्द नहीं लगा रहेगा ना, लोथल के साथ जो विशाल होगा ना, वही के साथ विशाल लगा रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए, ये भी पक्की ईंटों से निर्मित है, अलग अलग 27 खंड बने हुए, 27 प्रकोष्ठ, खंड की जगह 27 प्रकोष्ठ बने हुए, जहां अलग अलग अनाज रखे जाते रहे होंगे। नंबर 3, एक विशाल इमारत मिली है जिसे विद्वान पुरोहित आवास की संज्ञा देते हैं। पुरोहित धर्म का प्रमुख आचार्य, प्रमुख धर्माचार्य, ठीक है, प्रीस्ट, ठीक है, तो पुरोहित आवास। तो ये मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ी इमारत, आवासीय इमारत मिली है, लेकिन वो अन्य आवासीय इमारतों की तुलना में बहुत बड़ी, अनेक कमरों वाला ये भवन है, कई आंगन है, कई स्नानागार है, कई रसोई घर एक मकान में है। तो विद्वानों को लगा कि अरे बगल में ये भी है, बृहत स्नानागार के बगल में इतनी विशाल इमारत। और स्नानागार का उपयोग विद्वानों को मानना है कि धार्मिक कार्यों के लिए भी किया जाता था, कोई अनुष्ठान वगैरह लोगों को कराना होता था तो यहाँ आते थे, यही कराते थे, ठीक है। तो लगा कि इसके बगल में ये इतनी विशाल इमारत, जरूर हेड प्रीस्ट यहीं रहते रहे, जो प्रमुख धर्माचार्य रहे होंगे यहाँ के, वो इस इमारत में रहते रहते। तो देखो, धर्माचार्य एक विशिष्ट, मतलब यूनिक पर्सनालिटी है, कोई साधारण चीज नहीं है। दूर दूर से गेस्ट आते रहते हैं, ठीक है, दूर दूर से अतिथि आते हैं, यजमान आते हैं, और यजमान भी थोड़ा अलग अलग टाइप के होते हैं। मान लिया भाई, यजमान लोग, हर व्यक्ति धार्मिक होता है, मोदी जी भी धार्मिक व्यक्ति हैं और मुकेश अंबानी भी धार्मिक व्यक्ति हैं। तो जो इनके धर्म गुरु होंगे, जब जाते होंगे और एक आध दिन उनको रुकना होता होगा, तो धर्म गुरु बड़ा विशेष व्यवस्था करते होंगे, है कि नहीं, कि आज भाई मुकेश अंबानी आए हैं, परिवार के साथ इनको किसी कमरे में आराम करने को दी। तो एक से एक इनके पास, तो इसीलिए तमाम कमरे बने थे कि भाई आ जाओ यहाँ आराम करो, नहाओ धो, कई रसोई घर है, खाओ पियो, बनाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए विद्वानों ने इस इमारत को क्या नाम दिया, पुरोहित आवास। ये भी पक्की ईंटों से निर्मित एक और विशाल इमारत यहाँ से मिलती है, जिसे विद्वान सभा भवन या बाजार हाल की संज्ञा दी है। बाजार हाल का मतलब जैसे आजकल शॉपिंग मॉल बनते हैं, आजकल है ना शॉपिंग मॉल, वो जो शॉपिंग मॉलों का भी, या असेंबली हाउस कह सकते हैं, असेंबली
सभा भवन क्या है? कोई असेंबली। तो ये भी पक्की ईंटों से निर्मित है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये वाली जो इमारत है वो वर्गाकार इमारत है और पिलर बेस्ड है। ये पूरी इमारत वर्गाकार है और 20 स्तंभों पर टिकी। 20 स्तंभों, पिलर बेस्ड ये मकान बनाया गया था। कितने स्तंभ थे इसमें? 90 इंटू 90, 90 वर्ग फीट लंबी, 90 वर्ग फीट चौड़ी। वर्गाकार है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। और ये पूरे 20 स्तंभों पर टिकी हुई। मतलब 8000 वर्ग फुट में ये पूरी इमारत बनी हुई है। आजकल माल वाले इतने भी 8-10 हजार स्क्वायर फीट में बनते ही हैं, है कि ना? इससे कम में थोड़ा ज्यादा ही होते हैं, कुछ तो 20-20 हजार स्क्वायर फीट। लेकिन आज जनसंख्या 1.5 अरब है ना, ये भी तो देखिए। उस समय थोड़ा 1.5 अरब थे कि 20,000 स्क्वायर फीट की जरूरत माल के लिए बने पड़े। वहां तो अपना 8,000 में काम चल रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होती। किस वाले इलाके से? दुर्ग क्षेत्र। तो दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त पूरा अवशेष या सार्वजनिक इमारतें। ठीक। कुषाणकालीन स्तूप कहाँ से मिला है? जगह का नाम बताओ। मोहनजोदड़ो। और इलाका दुर्ग क्षेत्र है। बाकी जितने चीजें हैं वो निचले नगर से मिलती हैं। तो निचले नगर से जो प्राप्त हुए हैं चीजें, उनको अगर देखें तो वो एक देखो, निचले नगर के इमारत इमारत है। सामान्य भवन, 4-5 कमरे वाले मकान, गलियों के दोनों तरफ मकान, मकान के दरवाजे सड़कों पे नहीं खुल रहे हैं। हाँ? चौड़ी सड़क है, कम चौड़ी सड़क है, सड़कों से गलियां निकल रही। तो ये तो पूरा मोहल्ला है कि नहीं? तो एक एक मकान तो याद करना नहीं, कुछ खास चीजें इनको आपको याद करना है। अब खास चीजें क्या है वो बताते हैं। आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से, पूरे सिंध सभ्यता में अगर देखें, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक चौड़ी सड़क पूरे सिंध सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क किस नगर से प्राप्त हुई है? इसकी चौड़ाई लगभग 33 फीट, 33 फीट चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी सड़क। अच्छा, उस समय ट्रक वक चलते नहीं थे। ठीक है। बैलगाड़ी सबसे इनका बड़ा, मतलब कह सकते वाहन है। और बैलगाड़ी की चौड़ाई कितनी होगी? हाँ, वो अनुमान, आजकल की बैलगाड़ी का अनुमान जरा बताओ भैया, कि आजकल की बैलगाड़ी की चौड़ाई मेरे समझ में 8 फीट होगी। ठीक है। हाँ जी। हाँ, वही 7 फीट है। तो हमने थोड़ा सा बढ़ा के कि आप अ, ये न कहें कि बहुत कम चौड़ी बताए हैं सर। पहले तो बैलगाड़ी में बैठ के शादी विवाह में बारात जाया करते थे। और क्या, बैलगाड़ी में बैठ लो और बारात के लिए निकल लो। पता चला 100 बैलगाड़ियां बारात के लिए निकल चुकी हैं। ठीक है। अब 100 कारें जाती हैं। समय बदला है ना। पहले शादी विवाह में बैलगाड़ियां चलती थी। अब दूल्हा उल्हा के लिए इक्का उक्का चल जाता था, इक्का जो घोड़ा होता था। हाँ, और बाकी लोगों के लिए, बारातियों के लिए बैलगाड़ी। ठीक है। बढ़िया, हवा लगती थी, खुली हवा। हाँ। और धूप ऊप ना हो, बस इतना ही। लेकिन ऊपर से वो चादर वादर भाई बांस के वो लगा देते थे ऐसे गोले गोले, और ऊपर से चादर लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो 10 मीटर चौड़ी है, तो 1.5 मीटर चौड़ी बैलगाड़ी है। हाँ, 6 1.5 9, 6 बैलगाड़ी आराम से सड़क पे दौड़ जाएगी। आजकल भी सड़कें ऐसे 6 ट्रक निकल जाए। और क्या। तो मामला तो वही है ना। वही
तो सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो। ये जो सबसे चौड़ी सड़क मिली ना, इसको क्या नाम दिया विद्वानों ने? इस इस सड़क को, बाकी हड़प्पा सभ्यता के अन्य सड़कों का कोई नामकरण विद्वानों ने नहीं, यही सड़क बड़ी भाग्यशाली है जिसका विद्वानों ने नाम दे दिया। और नाम क्या दिया? राजपथ या प्रथम सड़क। तो राजपथ, सिंध सभ्यता में राजपथ या प्रथम सड़क कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये विद्वानों द्वारा दिया गया, क्योंकि और कहीं की सड़क को नाम ही नहीं दिया गया। और मोहनजोदड़ो में एक ही सड़क का नाम है, क्योंकि सबसे चौड़ी वही सड़क है, तो वही राजपथ है, वही प्रथम सड़क है। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। अब इसी सड़क पर एक और सड़क जब संपूर्ण पर बीचों बीच नगर पे काटी, तो बहुत बढ़िया वो एक स्थान देखने को मिला। ठीक है भाई, ये एक सड़क आ रही है और एक ये सड़क, और ये समकोण पर काट दिया। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक चौराहा को विद्वानों ने नाम दिया ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस। तो सिंध सभ्यता में ऑक्सफोर्ड सर्कस से क्या तात्पर्य है? एक चौराहे को ये नाम दिया। और ऑक्सफोर्ड सर्कस नामक चौराहा कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। आधुनिक विद्वानों ने ये सब नाम दिया है। ठीक है, बड़ा चौराहा था, हाँ, संभवतः उसको जो है गोलाई से बनाए, जैसे आजकल स्मार्ट सिटी बन रही है और चौराहों को अच्छा रूप दिया जा रहा है, तो वो लोग वैसे भी स्मार्ट थे। हाँ? दुनिया में सबसे पहले स्मार्ट लोग भारत में थे। ठीक है, इसलिए कहते ना अपना भारत महान। हाँ? तो ये देखिए, ऑक्सफोर्ड सर्कस यहीं से मिलता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं कि ये कोई दायरे से बाहर है। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो सिंध सभ्यता से अस्त व्यस्त अवस्था में तो 42 कंकाल मिले हैं बिना दफनाए, लेकिन सिंध सभ्यता मोहनजोदड़ो की एक गली से, मोहनजोदड़ो से ही 42 कंकाल मिले हैं जिनको दफनाया नहीं गया था, इससे पड़े थे। और मोहनजोदड़ो की एक गली से सर्वाधिक संख्या में अस्त व्यस्त अवस्था में क्या मिल गए? कंकाल। अब विद्वानों को लगा कि ये पूरी गली कंकाल से भरी है। हाँ? जैसे जैसे खुदाई हुई, हटे तो कंकाल, फिर बढ़े तो कंकाल। तो एक तो भय भी आया कि ये कंकाल कहीं घेर ना ले खुदाई करने वाले, है कि ना। तो विद्वानों को जब बहुत कंकाल मिल गए ना, तो इस गली का नाम, एक पहचान होती ना, पूरा जब उत्खनन होता है ना, तो वो उत्खनन कराने वाले को एक एक स्पेस को पूरा दर्शाना पड़ता है, लोकेशन को दर्शाना पड़ता है। ठीक है, बहुत व्यापक कार्य होता है। ठीक है, तो इस गली का नाम भी लोकेशन में दिखाएंगे, तो इसको नाम रख दिया मृतकों की गली। तो सिंध सभ्यता में किस स्थल से मृतकों की गली प्राप्त होती है? एक ही स्थान है, मोहनजोदड़ो। संयोग से उसका शाब्दिक अर्थ भी मृतकों का टीला है, लेकिन मोहनजोदड़ो तो खोज से पहले भी नाम था मोहनजोदड़ो, है कि नहीं। तो ये तो बाद में नामकरण हुआ मृतकों की गली। तो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से मृतकों की गली पाई गई है? तो उत्तर क्या देंगे? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सड़क की बात हो गई, गली की बात हो गई। इसी तरह मोहनजोदड़ो से एक और सामान्य सड़क मिली। एक सड़क के किनारे, मोहनजोदड़ो के एक सड़क के किनारे 16 कमरों वाला एक भवन मिला, एक कतार में, कमरे कमरा कमरा, तो 16 कमरों वाला एक भवन। अब ये भवन जब विद्वानों के नजर में आया, तो सब अपने अपने आकलन लगाने के लिए ये का चीज मिल गया। ठीक है, तो अब दो विचारधारा आई। एक विचारधारा के अनुसार ये मोहनजोदड़ो का होटल था, लोग बाहर से आते थे, मेसोपोटामिया से, मिस्र से, बहरीन से, तो कहाँ रुकेंगे। हाँ,
तो ये रुकने का क्या था? होटल। तो एक तो कहा गया कि ये होटल है, ठीक है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये मोहनजोदड़ो का पुलिस स्टेशन था, ठीक है। और कई कमरों में तो कैदियों को भी रखा जाता रहा होगा, किसी में दरोगा जी बैठे रहे होंगे, किसी में जो है अन्य मुंशी जी बैठे होंगे रिपोर्ट रिपोर्ट लिखने के लिए, बाकी जो है कैदियों के लिए बनाए गए होंगे, तो अपने अपने विचार से। तो कुछ विद्वान इसे होटल की संज्ञा देते हैं और कुछ विद्वान इसे पुलिस स्टेशन की संज्ञा देते हैं। तो, तो ये चीजें, इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो इसके अतिरिक्त जो अन्य चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, वो यहाँ से चांदी की थाली, ठीक है। और थाली किस काम के आती है ये तो आप जानते हैं भाई, या तो पूजा पाठ के लिए थाली का ये प्रयोग करते रहे होंगे, या तो भोजन के लिए करते रहे होंगे, है? तो चांदी की थाली के महत्व से शायद ये परिचित रहे होंगे, और इसलिए तो चांदी की थाली कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ठीक है। यहीं से कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिलती। जब मैं कला पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और डिटेल बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं बता रहा हूँ, लेकिन अब इस नर्तकी की जो विशेषता है, कैसे बनी थी, किस तकनीक से बनी थी, वो मैं बताऊंगा जब आपको सैंधव आर्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कांसे की बनी नर्तकी कहाँ से? नाचती हुई मुद्रा में नारी की एक मूर्ति, जो ब्रोंज यानी कांसा से बनी हुई है, एक धातु है, मेटल है, कांसा, ठीक है। यहीं से चांदी की डिब्बी के अंदर से लाल कपड़े का साज, पूरे सिंध सभ्यता में कपड़े का साज या सूती कपड़े का साज अगर देखा जाए तो वो हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। सूती कपड़े का साज कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है, वो सारी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो पूरे सिंध सभ्यता में सचमुच में कपड़े का साज मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। हाँ, पीछे मैंने हड़प्पा शब्द बोल दिया है, उसे लेक्चर से बाहर करना है, ठीक है। आप लोग करेंगे, बोल तो गए, और जो शब्द निकल जाता है वो वापस कहाँ कर लेंगे, तो इसलिए उसे बोल करके डिलीट किया जाता है, ठीक है। तो चांदी की डिब्बी के अंदर से लाल कपड़े का साच कहाँ से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से। और सचमुच का कपड़ा, प्रश्न आ जाए कि वास्तविक रूप में कपड़े का साच हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो। और जगह का से सचमुच के कपड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ से तांबे का दर्पण, इसके बाद आपका हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की बनी कंघी, ठीक है। घनाकार पासा, पासे का खेल खेलते थे जिसमें घनाकार 6 वो बने होते थे। अरे लूडो जैसा होता है ना, लूडो खेलते रहते हैं उसी तरह का। तो ये घनाकार पासा भी प्राप्त होता है यहाँ से। और मोहनजोदड़ो से हाँ हाँ हाँ, सचमुच का, अरे पूरा हाथी का कपाल, कपाल कहते खोपड़ी की, सिंध सभ्यता में किस स्थल से हाथी की खोपड़ी पाई गई है? मोहनजोदड़ो। उसी को कपाल माने खोपड़ी, ठीक है। तो हाथी का कपाल भी मिलता है। और यहाँ से एक सीप का बना पैमाना, पैमाना मीन्स स्केल, नापने का जो स्केल होता है, और वो जो समुद्र में सीप या शंख वगैरह मिलते हैं ना सफेद रंग के, उसी से ये बनाया गया, उसी में निशान बना दिए गए नापने के लिए। तो सीप का पैमाना भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ठीक है।
एक विशाल वृषभ मूर्ति, वृषभ माने बैल, एक विशाल वृषभ की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये निचले नगर से बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीजें मिलती हैं। तो अभी हमने आपको समझाया मोहनजोदड़ो के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे चर्चित स्थल है। और इसमें आपने ये जाना कि दुर्ग क्षेत्र से क्या क्या चीज, पहली चीज तो ये जाने कि मोहनजोदड़ो नगर कैसे बसाया गया था, दुर्ग क्षेत्र से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, और निचले नगर से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये दो प्रमुख नगर, अभी और भी नगर हैं। ठीक है, अभी हमने आपको दो प्रमुख नगरों की बसावट और वहां से प्राप्त वस्तुओं के बारे में बताया है। और क्योंकि इनको कुछ मुख्य पॉइंट लिखाना भी है, तो क्योंकि सारे नगर को बता देंगे तो आपको लिखने में भी बहुत थकावट आएगी, है। तो इसलिए अभी विश्राम